प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में क्या किया। मैं 1972 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। किरण बेदी मेरी बैचमेट है। मैं दिसंबर 2003 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ, सोशल वर्क भी करता हूँ और ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट का मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। तो जब ये CNRC वाला चल रहा था, उससे पहले मैं सैफी जी और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की जो टीम है इनके साथ असम गया था। हम लोगों ने वहाँ जाके देखा था कि CNRC का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर कैसे हो रहा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली में एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोग इसका विरोध कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 19 दिसंबर 2019 को एक कॉल दी गई थी कि पूरे प्रदेश में CNRC के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें मैं भी शामिल था। और पर हुआ क्या, जब 19 दिसंबर आया उस दिन सवेरे ही पुलिस मेरे घर पर आ गई और उन्होंने आके मुझे अंडर हाउस अरेस्ट रख लिया और पूरा दिन मेरे घर पर जो है पुलिस बनी रही। मैं अपने घर से बिल्कुल नहीं निकला। उस दौरान मैंने केवल एक काम किया, एक पोस्टर बना के सेव सिटीजनशिप, नागरिकता बचाओ, ये पोस्टर लेके अपने घर के सामने खड़े होके फोटो खिंचवाई और उसको फेसबुक पे आपने शेयर किया। और मैं पूरा समय घर पर रहा। 5 बजे के बाद जब मुझे पता चला कि बाहर वायलेंस हो गई है तो आई गॉट वरीड। मैंने कहा कि अब पुलिस का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस कैसे खेल शुरू करती है। वो वायलेंस जब हुई तो मुझे चिंता हुई कि अब पुलिस जो है दमन करेगी और जिनको टारगेट करना है उनको टारगेट किया जाएगा। तो मैंने तुरंत जो और सोशल एक्टिविस्ट थे, प्रोफेसर से दूसरे लोग थे, उनके साथ टेलीफोन पर बात शुरू की कि हम लोगों को एक सिटीजन पीस कमेटी बनानी चाहिए और इस पीस कमेटी के माध्यम से हम लोग पुलिस के साथ बात करेंगे और जो बाकी लोग हैं उनके साथ बात करेंगे ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो। ये बात मैंने शाम को 5 बजे के करीब अपने साथियों के साथ लखनऊ में की। उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए एक फॉर्मल मीटिंग करना ज़रूरी है। अब फॉर्मल मीटिंग उस दिन हो नहीं सकती थी और हमने कहा कि नेक्स्ट डे कर लो। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उस दिन जुमे की नमाज थी। तो मेरे साथियों ने कहा कि भाई कल तो पुलिस आपको कोई मीटिंग करने नहीं देगी, कहीं भी हम नहीं मिल सकते, हम नेक्स्ट डे 21 को मीटिंग करेंगे। मैंने कहा चलिए कि 21 को हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। और मैंने उसी दिन अपनी फेसबुक पे लिखा कि विरोध प्रदर्शन जो है वो पीसफुल होना चाहिए, उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह से मैंने जो वायलेंस हुई उसको कंडेम किया अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन 20 दिसंबर को क्या होता है कि सवेरे 11:15 बजे के करीब जो है मेरे घर पर जो है डिप्टी SP, इंस्पेक्टर, 2-3 पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं और वो मुझे, मेरे घर वालों को कहती है कि दारापुरी साहब को आप जो है नीचे भेजिए। मैं तैयार होके जाता हूँ। मैं डिप्टी SP था, उसको मैंने पूछा कि आप मुझे क्या अरेस्ट कर रहे हैं। मैं जानता था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, आपको केवल थाने पर चल के बैठना है। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि कई बार पुलिस क्या करती है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पे किसी को पकड़ के ले जाती है और फिर शाम को छोड़ देती है, जैसे ज़्यादातर किया जाता है। मेरे दिमाग में भी ये बात आई। वो पुलिस मुझे गाड़ी में बिठा के ले गई, उन्होंने थाने पर ले जाके मुझे बिठा दिया, पर मेरे घर वालों को नहीं बताया कि मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरे घर वालों ने तमाम DGP को SMS किया, तमाम किया, व्हाट्सएप पे किया, पर किसी ने नहीं बताया कि मैं कहाँ पर डिटेन किया गया हूँ। और जो मेरे वकील थे उनको भी जो है नहीं बताया गया कि मैं कहाँ पर हूँ। शाम तक मुझे थाने पर बैठाए रखा। आप ये इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक IPS ऑफिसर जिसने 32 साल पुलिस में नौकरी की है, वो सारे कायदे कानून जानता है, लखनऊ की पुलिस उसके साथ क्या करती है। 11:15 बजे मुझे घर से उठाया जाता है और शाम को 5 बजे इंस्पेक्टर जो है उस थाने का, वो मुझे कहता है कि चलिए आप सर हजरतगंज थाने पे चलिए, जो सेंट्रल थाना है। मैं उसको पूछता हूँ क्या मुझे गिरफ्तार कर रहे हो क्या। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपको केवल उस थाने पर चल रहा है। मैंने आई वॉज अनसस्पेक्टिंग। तो वो मुझे लेके थाने पर जाते हैं, वहाँ इंस्पेक्टर बैठा है। मैं उसको पूछता हूँ कि क्या आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। 39 गिरफ्तार हो गए हैं, 40 में आप है। मैंने कहा इट इज़ वेलकम, इट इज़ वेलकम। अब मैं 40 में हूँ तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने मुझे क्या किया कि जहाँ मुंशी वगैरह बैठते हैं, ये क्लर्क वगैरह बैठते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ जाके बैठिए। वहाँ जाके मुझे बिठा दिया और उससे पहले जिस थाने पर मुझे दिन भर रखा वहाँ पर मुझे खाने को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया।
उसके बाद थाने पर चले गए, वहाँ पर शाम के 6 बज गए। उन्होंने उसके बाद 8 बजे के करीब जो है मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर मेरी डॉक्टरी कराई गई और डॉक्टरी कराने के बाद मुझे कहा कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले चला है और 8:30 बजे के करीब जो है मुझे रिमांड मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया रात में और वो अपस्टेयर्स थे। मैं वहाँ गया तो जो दरोगा है वो मुझे कहता है कि सर आप बाहर रहिए, आप अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं क्यों अंदर नहीं आऊँगा, आप मेरा रिमांड लेने जा रहे हैं, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होऊंगा और मैं अपनी बात कहूँगा। मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ आई एम सो एंड सो और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। जो मजिस्ट्रेट है वो उससे पूछते हैं कि इनको किस में पकड़ के लाए हो, वो कहता है कि सर 120B में लाए हैं, कॉन्स्पिरेसी में लाए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, आप दिखाइए आपके पास क्या एविडेंस है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं थी। तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल इनोसेंट पर्सन को पकड़ कर लाए हैं, मैं आपको कोई रिमांड नहीं दूंगा, ना पुलिस रिमांड दूंगा ना जुडिशियल रिमांड दूंगा। और वो कहते हैं मैं आपके खिलाफ सीनियर ऑफिसर्स को लिखूंगा कि आपने गैर कानूनी कार्रवाई की है और आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मेरे सामने वो कागज लेते हैं, उस पर लिखना शुरू कर देते हैं, आधा पौना पन्ना लिखते हैं, मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। फिर मुझे कहते हैं कि ठीक है आप नीचे जाइए। मैं नीचे चला गया, पुलिस जीप में ला के मुझे बैठा दिया गया। मैं वहाँ बैठा रहा तो मुझे पता चला कि रिमांड मजिस्ट्रेट जो है वो मेरा जेल रिमांड नहीं दे रहे थे, ही वॉज रिफ्यूजिंग इट। तो दरोगा क्या करता है, वो अपने इंस्पेक्टर को बुलाता है, इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर आके मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, वहाँ जाके हाथ पैर जोड़ता है, पर मजिस्ट्रेट मेरा रिमांड देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो मना कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, 12 बजे के करीब मुझे वहाँ से ला के थाने पर ले आते हैं। वहाँ पर लाकर क्या एंट्री करते हैं, वहाँ एंट्री करते हैं कि हम लोग रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर गए थे परंतु रिमांड मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं हुए। अब आप देखिए पुलिस क्या क्या कर सकती है। मैं सामने हूँ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, पर पुलिस लिखती है कि रिमांड मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं थे, अवेलेबल नहीं हुए। मुझे वहाँ थाने पर जो है बैठा दिया जाता है। मैं ऐसे साधारण कपड़े पहन के घर से निकला था, कोई मेरे पास नहीं। मैं उनको कहता हूँ मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कंबल दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको कोई कंबल नहीं मिलेगा, आप 19-20 दिसंबर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ठंडा होता है और लखनऊ में भी खास तौर से दिल्ली वाली ठंड होती है। मुझे कोई कंबल नहीं दिया जाता, वहाँ बैठा दिया जाता, कोई खाना नहीं दिया जाता। बड़ी मुश्किल से मैं पानी की एक बोतल मंगवा के जो वहाँ पर पानी पीता हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करने दी जाती और फिर मैं किसी तरह से जो मुंशी है उससे मोबाइल मांग के मैं अपने घर पे अपने बेटे को फ़ोन करता हूँ कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे खाना नहीं मिला है, आप ऐसा करिए खाना वाना तो मत लाइए, वो तो नहीं आएगा, आप मेरे लिए एक जैकेट लाइए। मेरा बेटा डरते डरते आता है वहाँ पर और वो अंदर आने से डरता है। अंदर आने से इसलिए डरता है कि दिन में जब वो मेरा पता करने के लिए आया था तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि इसको भी बिठा लो। ये कौन है, पूछा कौन है, उसने कहा मैं दारापुरी साहब का बेटा हूँ। इंस्पेक्टर कहता है इसको भी बिठा लो, क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत से लोगों को बिठा के जेल भेज दिया था। वो आता है, मुझे वो दे के चला जाता है, दिन चढ़ता है। फिर उसके बाद जो है 5 बजते हैं, 5 बजे के करीब मुझे जो है दूसरे जो 2-3 और लड़के पकड़े हुए थे उसमें जेल वैन में मुझे बिठाया जाता है और मुझे जेल ले जाया जाता है। जेल पर जाकर वहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मैं रिमांड मजिस्ट्रेट को कुछ कहना चाहता हूँ। रिमांड मजिस्ट्रेट कहता है आप रुकिए, पर इन द मीन टाइम जो रिमांड पेपर था और कुछ और लोग भी थे, 4-5 और लोग थे, उनके ऊपर वो साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद कहते हैं कि अब आप कहिए क्या कहना। मैंने कहा कि अब मैं आपको क्या कहूँ, आपने उधर तो सिग्नेचर कर दी है, अब आप मुझे कह रहे कि आपको क्या कहना है। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे रहा हूँ, 32 साल मैंने भी नौकरी की है, नौकरी में मेरी भी हमेशा कोशिश रही है कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं हो और मैंने लड़के अपने सीनियर से लड़के इंसाफ दिलाया और आपने पहले तो रिमांड पेपर पे साइन कर दिया, आप मुझे जेल भेज ही रहे, अब मैं आपके सामने क्या। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि सर ऐसा है, आप तो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट इतने साल रहे, आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करता है। तो मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ, पर एस्टेब्लिशमेंट इतना गिर चुका है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था और आज मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। उसके बाद जेल में एंट्री होती है, करते कराते 21 तारीख को रात को 9 बजे जाकर जो है मेरी बैरक में एंट्री होती है।
जब मैं बैरक में जाता हूँ वहाँ भी कोई खाना नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ 4 बजे के बाद किसी को खाना नहीं मिलता, 4 बजे खाना सर्व हो जाता है। मैं भूखा सो जाता हूँ और अगले दिन जो है फिर जेलर आते हैं, वो पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, केवल मुझे कमोड चाहिए कि विद माई एज फैक्टर मैं इस पे इंडियन स्टाइल पे बैठने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे कमोड चाहिए, उसमें शिफ्ट कर दीजिए। वो मुझे उसमें शिफ्ट कर देते हैं और दूसरे दिन हमें वहाँ खबर मिलती है कि हम लोगों पे NSA लगाया जा रहा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो लगाया जा रहा। खैर हम इंतजार करते हैं कि ठीक है अब जेल में तो आ ही गए हैं, अब NSA लग जाए, UAPA लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, जेल में तो रहना ही है। हम जेल में रहते हैं और वहाँ पर जो है 3 हफ्ते तक मैं जेल में रहता हूँ। इस बीच में बड़ी मुश्किल से एक आध बार मेरे घर वालों को मिलने दिया जाता है, घर से मेरा कोई सामान नहीं आने दिया जाता है, किसी से कोई बात नहीं करने दी जाती है। 3 हफ्ते के बाद जो है फिर बेल के लिए एप्लीकेशन पड़ती है। फॉर्चुनेटली जो जज साहब थे वो फेयर माइंडेड थे, उन्होंने पुलिस से सबूत पूछा। पुलिस के पास आज भी एक सबूत नहीं है, एक भी सबूत मेरे खिलाफ नहीं है, ना फेसबुक पे है ना अदरवाइज है, पर पुलिस ने मुझे कई मीटिंगों में पार्टिसिपेट करना दिखा दिया है। तो उसके बाद 3 हफ्ते के बाद मेरी जमानत होती है, मैं छूट के आता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होती है और चार्जशीट में मुझे उस सारे दंगे का मास्टर माइंड बना दिया गया है। मैं मास्टर माइंड बना दिया गया हूँ वहाँ पर लखनऊ में जो दंगा हुआ, और मेरे साथ 500-600 मेरे पार्टी के लोगों को वहाँ जगह हजरतगंज में इकट्ठा होना दिखा दिया गया और मेरे ऊपर 18 धाराएं लगाई गई है और जिसमें 307 की धारा भी है। मैं तो घर में बंद था, मैं कहीं गया नहीं, मैंने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया। और फिर इतने साल IPS में नौकरी करने के बाद कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि एक 76 साल का आदमी जो है वो किसी को दंगा करने के लिए इंस्टिगेट करेगा। मेरे के ऊपर दंगे की धारा है, 307 की धारा है, 18 धाराएं जो है मेरे ऊपर लगी है। खैर चलिए ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है कि हम लोग जितने गिरफ्तार किए गए थे, हम सब के बड़े बड़े पोस्टर जो है वो पूरे लखनऊ शहर में लगा दिए जाते हैं। उसमें हमारे पूरे एड्रेस दिए जाते हैं, फोटोग्राफ लगाया जाता है, एड्रेस दिए जाते हैं। कहा जाता है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने 19 दिसंबर को यहाँ पर शहर में दंगा भड़काया, आप इन सबको पहचान लीजिए, ये कहा जाता है। वो सारे बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। उसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जब स्टेट से पूछती है कि अंडर व्हाट लॉ आपने ये सब जो एग्जीबिशन किया है, किसमें आपने किया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई मतलब जो है जवाब नहीं है और हाई कोर्ट उनको हटाने के लिए कहती है, पर उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनको नहीं हटाती है। वो सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट में कोई स्टे नहीं मिलता है, वो जो पोस्टर वाली बात ही को स्टे नहीं मिलता है और उसके बावजूद भी वो पोस्टर नहीं हटाए जाते हैं और वो विदर में कर जाते हैं, फटके में उतर जाते हैं। इस बीच में क्या होता है, मुझे जो है 64 लाख रुपए का रिकवरी का नोटिस मिलता है कि आप यहाँ पर थे, आपके खिलाफ जो केस है उसमें 64 लाख का जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, आप 64 लाख जो है वो 3 दिन के अंदर आप जमा कर दीजिए। अब उसमें टोटल जो लॉस दिखाया गया 64 लाख दिखाया गया और उस 64 लाख की रिकवरी का नोटिस सारे अरेस्टेड पर्सन को दिया गया, हर एक इंडिविजुअल को जाए, जिसमें सफ्तर जाफर है और मोहम्मद शेब है, तमाम जो एक्टिविस्ट है, सबको 64 लाख का जो है नोटिस दिया गया। और हम जमा नहीं करते, हम जवाब देते हैं कि हम इनोसेंट है, हमारा दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम दोषी हैं, पुलिस कह रहे हैं कि दोषी है, परंतु जब तक कोर्ट हमें उसमें दोषी सिद्ध नहीं कर देती तो आप हमसे रिकवरी कैसे कर सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनती है। उसके बाद क्या होता है, रिकवरी नोटिस जारी हो जाता है। हमारे घर पर तहसीलदार आता है, 10-15 लोग आते हैं, वहाँ पर हंगामा करते हैं, हम आपका घर सील कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह से बीमार थी, वो बेचारी शौक में चली जाती है। जब बाहर आके सब वो नाटक करते हैं, सब पूरा मोहल्ला जो है वो खड़े होकर देखता है। एक बार वो चले गए, हमने कहा आपने जो करना कर लीजिए, हम घर खाली नहीं करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर आते हैं, SDM आता है, नायब तहसीलदार आता है, फिर 15-20 लोग पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पर आकर जो है वो फिर वही हंगामा करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ स्टे डालते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने ये पकड़ी कि वो जो रिकवरी नोटिस इस सेक्शन ऑफ लॉ में हमें दे रहे थे, वो सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता।
जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है उसमें वो सेक्शन है ही नहीं, और उत्तर प्रदेश सरकार उस सेक्शन के तहत हमारे से 64 लाख की रिकवरी को नोटिस देती है। हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में स्टे के लिए जाते हैं। मार्च 2020 में हमने स्टे के लिए वहां अप्लाई किया था। आज आप देख लीजिए, अब फिर मार्च आ गई है, आज तक हमें कोर्ट में स्टे नहीं मिला है। एक डेट के बाद एक दूसरी डेट पड़ जाती है, परंतु हमें स्टे नहीं मिला है। हम कंटिन्यूसली अंडर थ्रेट है। और एक बात मैं बता दूं, मेरी अरेस्ट क्यों की गई, वो विशुद्ध पॉलिटिकल वेंडेटा था, क्योंकि मैं जिस पार्टी में हूं और जिस एरिया में हमारा काम है वो आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्र है। वहां पर हमने जमीन की लड़ाई लड़के वहां पर आरएसएस और बीजेपी की जो वहां पकड़ थी उसको लगभग खत्म कर दिया है। और मेरी गिरफ्तारी का फैसला मुख्यमंत्री के लेवल पे हुआ था। लिस्ट बनी थी कि अब किस किस को उसमें लपेटना है। तो मैं मास्टर माइंड बना दिया गया हूँ। एफआईआर में मेरे खिलाफ 64 लाख की रिकवरी का आज भी नोटिस है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि जो दिल्ली पुलिस यहाँ करती है, लखनऊ पुलिस उससे भी किसी तरह से कम नहीं है। और वो एक ऐसे ऑफिसर के साथ करती है जो कि 32 साल आईपीएस में है, जो कि कानून की एक एक धारा को जानता है, अपने अधिकार को जानता है। हमने इसके खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट किया, क्योंकि हमारे पास पुलिस के हर एक स्टेप का वीडियो है, हर एक काम में सीसीटीवी में फुटेज है, हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं। मैंने वो सारे फोटोग्राफ्स लगा के पूरी एविडेंस लगा के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भेजा। आज तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कोई भी जांच नहीं किया और वो उसको रख के बैठे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक आईपीएस अधिकारी के साथ मैं नौकरी बहुत शान के साथ किया, बहुत अच्छे ढंग से किया, ऐसे वैसे नौकरी नहीं किया, और उसके साथ पुलिस ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो जो एक आम नागरिक है उसके साथ पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या करती है। और ये दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है वो इसका एक सबसे बड़ा नतीजा है। ये जो दिल्ली राइट्स हैं, मैं उनकी बिल्कुल फॉलोइंग करता रहा हूँ, उसके बारे में मैंने लिखा है, मैंने फॉरेन मीडिया में अपने कमेंट्स दिए हैं, और मैंने ये देखा है कि दिल्ली पुलिस इज़ द वर्स्ट पुलिस ऑफ होल ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा घटिया पुलिस जो है मैंने 32 साल की अपनी नौकरी में नहीं देखी है। जो गलत काम या जो कानून की धज्जियां जो उड़ा सकती है, और दुर्भाग्य से और जो प्रोटेक्शन जो है सरकारी तौर पे मिल रहा है, मैंने किसी भी रिजीम में नहीं देखा है। हमने भी 7-8 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखे, परंतु किसी सरकार ने इतनी बेशर्मी के साथ ना पुलिस से ये सब कुछ करवाया है और ना इस प्रकार की कोई प्रोटेक्शन जो है पुलिस को दी गई है। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ पर फासिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश हो चुकी है और ये पुलिस स्टेट है। इससे बचना और इससे मुक्ति पाना आप और हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ना आपका संविधान रहेगा, ना आपके ह्यूमन राइट्स रहेंगे, और ना आपके डेमोक्रेट्स राइट रहेंगे। और हम फासिस्ट स्टेट में बहुत इंटर कर गए, और हिंदू राष्ट्र जो है वो फासिस्ट स्टेट का एक रूप जो है, और आप और हम के साथ थैंक यू।